हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि जो वांट ऑफ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, वांट ऑफ जो हमारे पास से जो आप लोग बताए थे वो ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के एक इक्वेशन को बताए थे। वो इक्वेशन था वो वांट ऑफ डाइल्यूट इक्वेशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन था। उस इक्वेशन में आप लोग को बताए थे कि जो हमारे पास होता है पाई बराबर क्या होता है, CST होता है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है किस हद तक काम करता है हम इस पे बात करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वांट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन किस हद तक काम करेगा, इसी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पर है ये जो इक्वेशन है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन। यह इक्वेशन केवल वैलिड है किसके लिए है, तो जो नॉन वोलेटाइल होगा सॉल्यूट, मतलब जो घोले हैं वो वाष्पित नहीं होना चाहिए। जो सोलूट उसमें घोले हैं सोल्यूशन में, उस सोलूट जो होना चाहिए वो वाष्पित नहीं होना चाहिए। अगर वाष्पित होता है तो उसके लिए सही बात नहीं है। हम इस प्रकार कहें यह इक्वेशन केवल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वैलिड है। समझ रहे बात को? ये किसके लिए वैलिड है? केवल ये जो वैलिड है वो केवल वैलिड है किसके लिए, तो ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। बात याद रखिएगा। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर में ये है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर ये सॉल्यूशन में हम बना रहे और कंसंट्रेशन को हाई कर दिए, C का मान बहुत बढ़ा दिए और T का मान भी बहुत बढ़ा दिए, तो ये काम नहीं करेगा इक्वेशन, क्योंकि देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। समझ रहे बात को? तो ये इसका लिमिटेशन क्या है, यह इक्वेशन हाई कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर पर क्या है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। समझ रहे बात को? जो तीसरा नंबर अगर हम बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि जो सॉल्यूट है जो इसमें डाले हैं नॉन वोलेटाइल है, अगर वो टूट जाता है या जुट जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्मल में, इसके बाद वही टॉपिक है, तो वो भी इक्वेशन काम नहीं करेगा। अगर वो टूटता है, जैसे आपको बता दें, अगर मान लीजिए NaCl है, तो ये नॉन वोलेटाइल है और इसको हम डाल देते हैं तो ये Na प्लस सोल्यूशन बनाएंगे तो Na प्लस और Cl से टूटेगा। अगर ये ऐसे टूटता है तो ये पाई बराबर CST इक्वेशन काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूरिया को रखते हैं, यहाँ पर यूरिया को रखेंगे या फिर ग्लूकोज को रखेंगे, ठीक है, अगर हम ग्लूकोज को रखते हैं तो ये दोनों के लिए वैलिड है, क्योंकि ये जल में डिसोसिएट नहीं होता है, जल में टूटता नहीं है ना, जुटता है। इस वजह से ये इक्वेशन के लिए क्या कर रहा है, ये सही है। समझ रहे बात को? तो हम यहाँ बात करेंगे कि यह डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में वैलिड नहीं है। समझ रहे बात को? चलिए, तो ये रहा, ये इनका लिमिटेशन है। अगला हमारे पास टॉपिक बनेगा इसका बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम इसको मिटा दें, मिटा दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन पर थोड़ा सा विचार किया जाए। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आइसोटोन का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब समान, और टोनिक मतलब हमारे पास है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक ये सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई, इसका पाई वन इसको करें, इसका पाई टू करें, अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है
कि वैसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। समझ रहे बात को? वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा मिटा दें हम, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। इसको डिफिनेशन लिखिए ले। वैसा सॉल्यूशन जिनका वैसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पर समान हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होती है। हम यहाँ पर सेम टेम्परेचर लिख दी, या इसे कोई लिख सकते, हटा भी सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो उसे हम बोलेंगे क्या करेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब बात को समझिएगा। हम कहें अगर हम यहाँ पर लिखे हैं कि यदि दो सॉल्यूशन, हम कहें यदि दो सॉल्यूशन जो है, अगर वो दो सॉल्यूशन जिनका, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है क्या है? क्रमशः π1 और π2 है। तो अभी हम क्या कहें? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए π1 बराबर क्या होना चाहिए? π2। अगर ऐसा फॉर्म रहता है तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? आइसोटोनिक। कैसा होगा बाबू? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है बात को? अब इस पर हम बात को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, इसमें बात को क्या बढ़ाने वाली बात है? ये अगर मान लीजिए तो हम कहें यदि, ठीक है, हम यदि कहें कि हमारे पास टेम्परेचर जो है, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या π1 बराबर क्या लिख सकते हैं? C1S, एस तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके लिए क्या कर दें? T1 कर दें। अगर हमारे पास π2 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2S T2 कर देंगे। समझ रहे हो बात को? हम कहें कि यदि टेम्परेचर जो हमारे पास में चाहिए, टेम्परेचर जो है सेम हो, अर्थात अगर हमारे पास T1 बराबर क्या होना चाहिए? T2 हो जाएगा चाहिए। तो अब क्या होगा? तो इधर देखिए, इधर बना दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो आइसोटोनिक कंडीशन के लिए तो π1 बराबर क्या होता है? π2 होगा। तो हमारे पास C1ST बराबर C1ST1। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? T1, यहाँ पर T2, तो ये वाला पड़ गया क्योंकि वहाँ पर लिखे T1 बराबर T2। समझ रहे बात को? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए तो ये एस भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ एस है और वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचेगा C1 बराबर C2। समझ में आ रहा है बात को? C1 बराबर बचेगा C2। C का है तो C कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मूल पर लीटर, यानी कि N1 बटा में क्या लिखेंगे? यहाँ पे V1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसके लिए? N2 बटा में V2। समझ रहे बात को? ये भी एक इक्वेशन बन जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर आप इसको तोड़ कर लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? दिया गया फॉर्मूला W1 बटा में M1 मोलर मास V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? W2 बटा में M2, इसको क्या लिख सकते हैं? V2। आपको आया बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखा है? W जो है, W का मतलब है, छोटे W का मतलब क्या है? वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूट। अगर हम बात करेंगे, अगर 1 है तो 1 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, और M का है, ये वाला M क्या है? वो क्या है? मोलर मास। ठीक है, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शायद आपको दिख रहा होगा समझ बात को? तो ये फॉर्म है इसका। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ये हम इस इक्वेशन से मतलब कितना प्रज्ञा होता है आप लोगों को निकल जाएगा। और देखिए हाँ, आप लोग को आज ये उम्मीद करता हूँ कि आज इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा,
ठीक है, तो इसको हम खत्म करेंगे और खत्म होने के बाद ये पीडीएफ में आपको देंगे। क्वेश्चन को कुछ आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के सभी क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक पर 1-2 क्वेश्चन है लगभग, तो हम इसको मिटा दें। चलिए आज इसको तेज में हम लोग पढ़ेंगे ताकि ये खत्म हो जाए। ज्ञान इसको खत्म करने वाले हैं। आप लोग को ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको सर यहाँ पर समझ नहीं आया, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। इसको हम मिटाएंगे। अब हमारे पास जो अगला जो हेडिंग बनेगा वो आएगा हमारे पास, हम पढ़ लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बात को समझिए, ठीक है। अब हम एक फिगर बना देते हैं कि गर्म मिटाना ना पड़े हमको, ठीक है। इधर ही बना दें। बात को समझिए कि हमारे पास एक क्या है, वही मान लीजिएगा हमारे पास एक क्या है, ऐसा एक कंटेनर भी है। इस कंटेनर में एक हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाते हैं, ठीक है। और इस साइड में हम क्या रखे हैं, सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। और इधर हम मान लीजिएगा हम क्या रखते हैं, सॉल्वेंट। इधर क्या रख दिए हैं, सॉल्वेंट रख दिए। समझ रहे बात को। देखिए अब हम क्या किए कि इधर प्रेशर को आरोपित कर रहे हैं, इधर प्रेशर को लगा रहे हैं, ठीक है। इधर भी प्रेशर को लगा रहे हैं, आरोपित किए हैं, पिस्टन से लगा रहे हैं। देखिए ये अगर हम पिस्टन से प्रेशर को नहीं लगाते हैं तो ये जो है इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का बहाव सॉल्यूशन की ओर होता है। मतलब हम कहें कि हमारे पास जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो उधर से कॉन्सनट्रेटेड की ओर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर बढ़ के जाएगा। अब हुआ क्या, बात को समझिए, क्योंकि इधर सॉल्वेंट बहुत अधिक है, सॉल्वेंट इधर अधिक है तो इधर सॉल्वेंट अधिक है, तो सॉल्वेंट इधर से अधिक है, कम रहेगा उधर जाएगा बढ़ के। इस सिंपल बात तो यही है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो हमारे पास है, अब इधर से प्रेशर को आरोपित करने लगे, तो ये प्रेशर आरोपित करने पर धीरे धीरे रुक गया। जब रुक गया तो हम क्या करें थे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोले थे, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये जा रहा था, इधर बह रहा था, हम बिना प्रेशर को छोड़ दिए थे, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। या इसको हम यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इसको ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। देखिए अब हम बात को समझिए फिर से। अगर हम प्रेशर को आरोपित किए थे तो वो क्या हो गया था, वो प्रेशर को आरोपित किए थे तो ये जो है धीरे धीरे रुक गया था। और रुकने के बाद हमारे पास क्या हुआ था कि ये जो है था ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया था। अगर हम प्रेशर को और बढ़ा दिए तो अब पार्टिकल्स का बहाव जो इधर से हो रहा था वो अब इधर जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर बहने लगेगा। तो ये प्रक्रिया जब इधर बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर आरोपित करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ रहे बात को। हम यहाँ पर पहले आप लोग लिखिए रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखिए ना, वही बात लिखिए पहले, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वह प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की क्रिया रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ये घटना जो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। ये उल्टे जाने की क्रिया जो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। और लिख लीजिए, ये देखिए दोनों डिफरेंशन अगर पूछ दिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर तो यही लिख दें। और यह घटना, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है।
समझ रहे हो बात को? आप लोग इसको फिगर बना लीजिएगा। ये जो प्रेशर है इसको ही बोलेंगे हम लोग का रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। एरो का निशान देख लीजिए, इधर है सॉल्यूशन से कहा है, सॉल्वेंट की ओर है। बात तो आप लोग समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पक्का बताइएगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा दें। मत ये हो काम करेगा, इसको मिटा देना। चलिए ठीक है। चलिए अब हम बात करें, इसको मिटा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब नॉर्मल, ये हमारे पास जो टॉपिक है, अब अगला टॉपिक बनेगा हमारे पास अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या बनेगा? अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। अब इसी पर बात करेंगे। इससे पहले आप लोग एक और बात बता देंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। आप लोग पढ़ लीजिए पहले वांट हाफ फैक्टर, ठीक है। इसके बारे में जानने के बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब नॉर्मल को तो बेटर रहेगा, क्योंकि आई के बारे में जानना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो हम जानेंगे अभी वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? देखिए वांट ऑफ फैक्टर जो है, ये हम अभी आप लोग को पढ़ा दिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप एक्सपेरिमेंट को मान निकाल लीजिए कि कितना, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई लैब में वो बता दिया कि जो हमारे पास एक सॉल्यूशन ही है, उस सॉल्यूशन का हमारे पास क्या है कि कुछ ग्राम मतलब जैसे 1 ग्राम या 2 ग्राम सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाए थे। उस सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो मान लीजिए 100.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है, डिग्री सी आ गया यहाँ पे। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है 0.3 आ गया। तो हमारा कैलकुलेशन और जो एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंस हो रहा है, उस डिफरेंस या जो मान है उसके अगर हम अनुपात करते हैं तो जो अनुपात से मान आता है उसी को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अगर अनुपात में गड़बड़ नहीं है, कट जाता है, 1 होता है, तो मतलब वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंडीशन नहीं है, आई का मान उसके लिए 1 हो गया है, समझ गया। अगर वो टूटेगा झूटेगा तो वहीं ये गड़बड़ होगा, नहीं तो नहीं गड़बड़ होगा। इसे समझ रहे बात को? तो चलिए हम इस पर बात करेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिए। 2 नंबर में पूछता है आप लोग को वांट ऑफ फैक्टर है क्या, ठीक है। तो बात को समझिए। एक्सपेरिमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ रहे हो आपको? के अनुपात, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो, को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन हाफ फैक्टर आई कहते हैं। समझ रहे बात को? अब थोड़ा सा लगता है कि हमको इंक डालना पड़ेगा कि चल नहीं रहा, नहीं तो नाइट के समय है दिखेगा नहीं। हम कहेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंट। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा क्या लिख सकते हैं? कैलकुलेट सीपी मतलब क्या हमारे पास है? फिर से बता दे आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी को दिक्कत हो जाए कहना, ठीक है, कमेंट में जरूर कहना। अब बात को समझिए, पहले हम इंक डाल रहे, रुकिए। अब आप लोग जानते क्या है कि जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके इनवर्स काम करता है? चलिए 1 में डाल दिए, पूरा हो गया इसका, ताकि टिका रहे। तो लंबा चलने वाला है तो थोड़ा सा डालना बहुत जरूरी है। जान रहे कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन करिएगा क्या, इंक डालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टाइम पे थोड़ा सा दीजिए।
हो भी जाएगा तुरंत। आज ये खत्म हो जाएगा, इसका झंझट चढ़ा, इससे छुटकारा मिलेगा हम लोग को। हाँ, लेकिन इससे क्वेश्चन जो देंगे पीडीएफ के रूप में वो आप पक्का जरूर बनाइएगा। आप लोगों के पास हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चन है, उस पर कम से कम मिनिमम तो 4 वीडियो करेंगे, ठीक है। उन सबको आप हल कीजिएगा। हर एक पर 4 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, उसका आंसर भी जाएगा आप लोग को, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, केवल आंसर है, ठीक है। तो आप उसको हल कीजिएगा और सोल्यूशन करके आप उसको क्या कीजिएगा, हम बस रख रहेगा हम, या फिर आप उसको पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा तो बेटर होगा। और नहीं करने आएगा ना तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको कॉपी पर उतार कर बनाइए, और जब क्लास खुलेगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप लोग जो नहीं बनेगा वो हमको कहिएगा कि सर ये नहीं बना, उसको हम बना देंगे। चलिए अब बात करेंगे आगे हम लोग को। हम क्या करें आप लोग को, जो सीपी है जितना हम देखते हैं, सीपी मतलब जैसे डेल्टा टी मतलब जैसे टी की बात करते हैं, तो डेल्टा टी भी जो हमारे पास है, ठीक है, डेल्टा टी भी, डेल्टा टी एफ, ये हमारे पास जो था, मतलब ये जो है बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास था फॉर्म में के एफ और एम था ना जी। एम मतलब मोडलिटी था, इसको हम लिखते थे डब्ल्यू बटा में एम, गुने बड़ा का डब्ल्यू लिखते थे, यहाँ पे नहीं लिखते थे। एम मतलब क्या था, मोलर मास था, मतलब भाई जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है इसी को बोलते थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, मोलिकुलर वेट का या मोलिकुलर मास का। समझ रहे हो आपको क्या होता है मोलिकुलर मास का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि सीपी जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाटा में मोलिकुलर मास या मोलर मास, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर मास लिख दें, मोलर मास। समझ रहे बात को। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर सीपी के ऊपर ये मान रखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर हमको बनेगा एक और फॉर्मूला बनेगा, कैलकुलेट मोलर मास बाटा एक्सपेरिमेंट मोलर मास। अब आप लोग को शायद दिख रहा होगा, इंक डाल दिए हैं तो, ठीक है। अब बात करें कि समझिए एक इस, ठीक है, देखिए, लेकिन ये दोनों फार्मूला है, ठीक है, आप लोग याद कीजिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, बार बार देखिएगा कि उसका ज़्यादा यूज होता है। आई बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, या लिख सकते हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल किसका, तो सॉल्यूट का, इसे लिख सकते हैं सॉल्यूट के मोल की संख्या, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तब। अब बाटा में क्या लिखेंगे, प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, सॉल्यूट की मोल संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है आगे तक काम करेगा हम लोग को, ठीक है, ये वाला जरूरी है, आप लोग इसको याद ही रखेगा तो बेटर होगा। आप जैसे आप ये आप लोग को पढ़ाएंगे अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, तो आपको इसमें काम करेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास वन ऑफ फैक्टर है, आप इसको ये लिखिएगा, ये लिखिएगा और ये लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इसमें जितना दिमाग को खर्चा नहीं करना। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ये हम लोग पढ़ लिए वन ऑफ फैक्टर, इसका इस्तेमाल देखते हैं आई का क्या उपयोग है, हम लोग अब पढ़ेंगे अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, तो हम उसमें इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं। देखिए क्वेश्चन लोगों नहीं बनवाना, ठीक है। रीजन इसका क्या है, क्वेश्चन जो है आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को, और वो बनाइएगा आप लोग, जो नहीं बनेगा वो हमसे कहिएगा, ठीक है, हम उसको बनाएंगे।
आज बस इसको सोच रहा हूँ, ये जो सोच रहा हूँ कि आज ये जो है खत्म ही हो जाए तो बेटर है, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। चलिए रखें इसको। अब हमारे पास टॉपिक बनेगा अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। अब बात को समझिए, अब नॉर्मल क्या है। अब नॉर्मल का मतलब है, समझ में आ रहा है कि अब नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल नहीं है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, जैसे था वैसे नहीं है। उसको सोल्यूशन बनाया वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसमें उसका मोलिकुलर मास कुछ गड़बड़ा गया है। तो हम जो मोलिकुलर मास गड़बड़ा रहा है तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अब नॉर्मल मोलिकुलर मास में, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स को डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए नमक हम डाल रहे हैं, तो नमक डालने के बाद वो छोटे छोटे आयंस में डिसोसिएट हो गया, टूट गया। जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो हम उसे कहते हैं कि अब वो क्या है, नॉर्मल नहीं है। और इसी वजह से उसे कहेंगे अब नॉर्मल है, वो अब क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया। क्योंकि जितना पहले उसका जितना वेट था, अब उतना वेट जो है छोटे छोटे कण बढ़ गया। और छोटे छोटे कण को बढ़ने का मतलब कि अब उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने वाला है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो टूट गया है, डिसोसिएट हो गया। हम जितना पहले आप लोग को बताएं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो सभी के सभी और मैंने वो टूटने वाला नहीं था। हम उसमें ऐसा पदार्थ मटेरियल डालते थे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जो टूटता नहीं था। वो अपने जाकर आयंस में टूटता नहीं था, नहीं जुटता था। लेकिन अब हम जो ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो टूटेगा भी और जुटेगा भी। तो इस वाले से क्या होगा कि अब उसका डिफेक्ट होगा, उसका मोलिकुलर वेट में अब थोड़ा सा गड़बड़ा आएगा उसका। तो इसी का हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास टॉपिक बना अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। अब ये है क्या, देखिए वैसा सॉल्यूशन हम बात करेंगे, वैसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। शायद आप लोग दिख रहे हैं हम लोग, तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। तो उस टाइम में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास होगा, मोलिकुलर मास होगा, उसी मोलिकुलर मास को हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। समझ रहे बात को, इसको हम लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो उसका मोलिकुलर मास में परिवर्तन होता है, जिसे अब नॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। मैं करता हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। अभी क्या कहें, जैसे हम अभी बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मतलब K2SO4 इसको हम डाल दिए, साल को डालेंगे तो क्या टूटेगा, 2K प्लस और SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा। मतलब ये जिसका जितना इसका मोलर मास है, अब ये इतना नहीं रहेगा, ये अलग अलग हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ऐसे मास में इसके मास में डिफेक्ट हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो अब ये जो चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको हम मिटाने के बाद हम यहाँ लिख है। बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए दो टर्म लिखते हैं, डिसोसिएट या एसोसिएट। मतलब अगर केस हमारे पास हो, केस लिखिए, एसोसिएशन का केस हो, अगर हमारे पास क्या हो, देखिए इसको एसोसिएशन, इसको लिखिए इंग्लिश में, केस ऑफ एसोसिएशन। अगर हमारे पास एसोसिएशन का केस होगा तो क्या होगा, मतलब वो पार्टिकल जो है जो हमारे पास जैसे मतलब CH3COOH जैसा है, ठीक है। अब इसको ये क्या करेंगे, हम इसको डाल दिए, तो दो को हम डालते हैं, इसमें दो को डालेंगे, अगर 2 मोल का ये क्या बनाता है, इस तरह जुड़ जाता है। इसका फॉर्म देखिए, ये जो है ये ऐसे बन जाएगा, CH3COOH इस तरह से बन जाएगा ऐसा। मतलब ये 2 को था, अब ये एक ही बन गया। मतलब आप समझ सकते हैं इसको ऐसे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
CH3 इस तरह से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको ऐसे बना सकते हैं। हाँ ये ऐसा दो को, लेकिन इधर का हुआ, इधर दोनों आपस में ऐड हो गया, जुट गया, ये बन गया CH3 C इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। फिर देखिए ये बना CO इधर H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बना जाएगा, ये डबल बॉन्ड से O यहाँ पर भी कहा जाएगा हाइड्रोजन और CH3, मतलब ये एक मोलकुल्स बन जाएगा। दो मोलकुल्स एक मोलकुल्स बन गया तो हम उसे बोलेंगे क्या कंडीशन है, एसोसिएशन का कंडीशन है। क्या ऐसा एसोसिएशन का ये कंडीशन आ गया। तो अगर ऐसे कंडीशन होता है तब क्या होगा बात में समझिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से बदलता है हम इसको बता दें। दो या दो से अधिक मोलकुल्स एक साथ जुड़ते हैं तो एसोसिएशन कहलाएगा, एसोसिएशन कहलाएगा। मतलब क्या है कि हमारे पास एन गो हमारे पास पार्टिकल्स है, एन जो है ए पार्टिकल्स है, मतलब ए मतलब अलग अलग पार्टिकल्स है इस तरह से। अब इसको हम क्या किए, ये जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे इसको, तो ई जो है हमारे पास तो कहीं में जुड़ गया, ये सब ए अलग अलग था, ए अलग था, ए अलग था, ए अलग था, इसे अलग अलग था, लेकिन अब ये सब ये कहीं में जुड़कर ऐसा हो गया, मतलब एक बड़ा ए बन गया। समझ रहे बात को, एक बड़ा ए बन गया, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एसोसिएशन का केस, मतलब तीन पार्टिकल्स मिलकर एगो ए बन गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, एसोसिएशन कहलाएगा। समझ रहे बात को, एसोसिएशन का कहलाएगा। तो मैं पता सुनूंगा मिटाना लगा गया वो ले हवा मुड़ जाएगा। क्या करें ये हवा चला, बस ये इधर चला गया, इसको मिटा दो हम। अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें होता क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस प्रकार वैरी करेगा इसमें, अब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बस एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, उसके बाद इसका जब हम निकालेंगे इक्वेशन कैसे वैरी करता है तो उस टाइम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस एक बात याद रखिए, माइंड में ठोक कर रखिएगा, क्या है कि अगर एसोसिएशन का कंडीशन आएगा तो पार्टिकल्स की संख्या घटेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो इसमें हम कहें 3 मिलकर 1 हुआ, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, 3 मिलकर 1 हो जाएगा, मतलब घट गया। समझ रहे बात को, फिर से क्या कहें हम ये कि अगर 3 पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स बनाया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किया था पार्टिकल्स की संख्या पर। अब ये 3 मिलकर 1 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 मिलकर 1 हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। यहाँ पर लिखे हम एसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है। चलिए ठीक है, अब वही बात करेंगे हम। अब अगला फॉर्म में डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम डिसोसिएशन के केस में, यहां पर लिखे केस ऑफ डिसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन। अब इस पे बात करेंगे, तो वही बात लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कि इसमें एक पार्टिकल जो होना चाहिए वो टूट कर 2 या 2 से अधिक है। डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है, आप लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ाए होंगे तो उस टाइम पढ़ाए होंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पढ़ाया है, वही वाला बात है। यहाँ पर हम लिखे कि एक पार्टिकल एक मोलकुल लिखो टूट कर 2 या 2 से अधिक मोलकुल
का निर्माण करता है तो डिसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या कहें, आप बात को समझिए ना। अभी हम क्या कहेंगे, देखिए K2SO4 है यहाँ पे, ठीक है, K2 पोटेशियम सल्फेट है। अगर हम इसको पानी में डाल देते हैं तो ये टूट जाता है K+ में और SO4-2 में। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 होगा, तो मतलब ये पहले एगो पार्टिकल था, अब यहाँ पर कब हो गया, तो 2 गो K+ है, 2 गो हाई वाला हो गया, एगो हाई वाला हो गया, मतलब टोटल 3 हो गया इसमें कण। समझ रहे हो बात को, एगो से क्या हो गया, 3 कण हो गया। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। समझ रहे बात को, चलिए इसको मिटा दें हम। अब आइए बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो था, ठीक है, ये जो है एन वो है, मतलब ये बहुत बड़ा है ऐसा, इसका मतलब है ये टूट के क्या हो गया, एन ए बन गया ऐसे, मतलब छोटे छोटे संख्या में टूट गया ऐसे। ये जो इतना बड़ा था, अब ये टूट के इतना हो गया, मतलब 4 गो मिल के एक अकेले था, यहाँ इसका मतलब ये है। अब ये टूटने के बाद क्या हो गया, 4 गो हो गया। समझ रहे बात को, चलिए इसको मिटा दें हम। इसमें क्या होगा, अब संख्या बढ़ा तो कोलिगेटिव प्रोपर्टी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर लिखिए, डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, अभी बोले हम, बढ़ गया तो बढ़ गया, इंक्रीज करता है। आया समझ में, वर्क करते हुए आ गया होगा। चलिए अब हम इसके इक्वेशन को बात करेंगे, रिलेशन क्या है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन और 1/2 फैक्टर में क्या हम लोग के क्या है, रिलेशन है। हम इस रिलेशन को जानेंगे थोड़ा सा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आज बहुत लंबा हो रहा है ना जी, क्या करें, ये लंबा भेजे किया, आज इसको सोच रहे हैं खत्म कर दें। अब देखिए कितना मिनट का बन रहा है वीडियो, दो पार्ट में तक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, ठीक है। तो आप लोग इन्हें क्या, मैंने एक बार नींद लगने लगा, क्योंकि वीडियो रखते रहते हैं, शायद आप लोग को नींद लगने लगेगा, तो नींद लगेगा तो 2 पार्ट में करके देखिएगा, आधा देखिएगा, फिर इसके बाद अगले दिन का आधा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करेंगे अगला, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, 1/2 फैक्टर, ठीक है, आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पर अल्फा। हम इसमें हम रिलेशन को बात करेंगे, ठीक है, कि क्या दोनों में रिलेशन है। तो हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन के लिए, तो सब थोड़ा सा सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास ए और बी नाम के एक पार्टन है, जिसमें ए एक्स है और बी दोनों कंपोजिशन मिलाया है, ये आप लोग ऐसे फॉर्मूला लिखे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे MgCl2 लिख रहे हैं, तो मतलब y के जगह पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर जो लिखे 1 लिखे, तो ऐसा फॉर्म में है ये। तो आप इसको तोड़ते होंगे तो कैसे टूटेगा, देखिए तभी आप इसको तोड़ते इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं। Mg मतलब यहाँ पर से Mg, इसका वैलेंसी जो होता है हमारे पास 2 होता है, तो इसका Cl, इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। हम तिरछा तिरछी से गुना करके हम ऐसे बनाते हैं, MgCl2 बनाते हैं, मतलब इसकी संख्या कितना है हमारे पास है, इसकी संख्या 2 है, लेकिन चार्ज कितना है, देखिए इसकी संख्या हमारे पास है 1 है, इसकी संख्या हमारे पास 1 है, लेकिन इस पर चार्ज की संख्या 2 है, चार्ज है। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, जब डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ये x आएगा और इस पर चार्ज का मान कितना होगा, +y मान लेते हैं। तो उसी तरह से ये टूटेगा, तो फिर इसकी संख्या हमारे पास क्या है, इसकी संख्या 2 आएगा, Cl2 2 है, लेकिन चार्ज कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखें, y, यहाँ पर b-6। आप लोग समझ में आप कैसे टूटा है ये, चलिए इसको मिटाए हम। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास t बराबर हम 0 रखते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन जो था C था, तो इसका 0 और इसका क्या रहेगा हमारे पास 0,
हाँ इक्विलिब्रियम में नो। अगर हम कहेंगे टी बराबर, अगर मान लें कि कुछ टाइम बीत गया, इक्विलिब्रियम टाइम आ गया, तो सी अल्फा टूट गया, ये कितना बनेगा? ये बनेगा सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा, लेकिन पहले से ही एक्स है तो यहाँ पर तो एक्स लिखना पड़ेगा ना, ये पहले से वाई है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? वाई है। बात समझ में? हम आपको कहे हैं कि क्या है, मतलब हमको कहे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर, आपको बताएंगे आई बराबर क्या लिखे कि डिसोसिएशन के बाद कितना मोल बचा। क्या हुआ? डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल, अब बाटा में क्या बोल रहे हैं? प्रारंभिक, इनिशियल मोल। तो डिसोसिएशन में कितना मोल बचा देखिए तो, हाई, बात को समझिए, हाई मतलब सी प्लस सी अल्फा, सॉरी सी माइनस सी अल्फा, फिर प्लस एक्स अल्फा, ओहो क्या हो रहा है जी, प्लस वाई सी अल्फा। अब ओह लग रहा है कि कुछ इस तो पड़ गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम इधर ध्यान देते हैं। और इनिशियल में कितना हमारे पास है? सी है। आया आप लोगों को समझ में? अब बात को समझिए, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ इधर उधर किया जाएगा। देखिए सब में से सी सी हमको दिख रहा है, तो सब में से सी सी कॉमन ना निकाल ले, तो इधर हम लिखे दिख रहा होगा आई बराबर सी, सब में से कॉमन निकाल ले रहे हैं इधर। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? अल्फा, फिर देखिए प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब बटा में क्या बचेगा हमारे पास? सी, आई वाला सी है से क्या हो गया? कट गया। चलिए फिर आई बराबर आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा। देखिए हम इन दोनों में से अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस क्या निकाल दिए यहाँ पे? अल्फा कॉमन निकाल दिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बच जाएगा अगर हमें एक्स प्लस क्या बचेगा हमारे पास? वाई। ठीक है, अब बात को समझिए, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कि x प्लस वाई जो है क्या है? x प्लस वाई अगर हम पार्टिकल की संख्या मान लेते हैं, इसको हम दोनों को n मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन में n कण बचा है, हम इसको n लिख दिए, ये वाला मान क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? n अल्फा। समझ रहे बात को? इसको दिक्कत ना भाई, नहीं होना चाहिए। अब आपको समझिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए तो हम रिलेशन को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो है तो ये वाला देखिए इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं अल्फा। तो देखिए तो आई बराबर 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें अल्फा कॉमन निकाल दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, इधर देखिए माइनस हो जाएगा n, देखिए इसमें गुना करेंगे तो माइनस अल्फा, इसमें माइनस निकाल जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ में बात को? अब देखिए तो हम इसको क्या करते हैं? इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो अल्फा n 1 माइनस n बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस आई। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस आई बटा में क्या लिखे? 1 माइनस n। यही हमारे पास क्या है? रिलेशन है। समझ बात को? मतलब वांट ऑफ फैक्टर में और अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यही होकर का है रिलेशन है। हम इसको मिटा दें, समझ में आएगा ना? चलिए आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर और मिटाएं इसको। बात को समझिएगा, ठीक है? लिखिएगा यही आई और अल्फा में रिलेशन है। हो गया? चलिए ठीक उसी तरह से हमारे पास है एसोसिएशन के लिए, ठीक है? तो अब अगला बात बनाते हैं यहाँ पे कि एसोसिएशन के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, डिसोसिएशन की जगह पर क्या लिख देते हैं हम? एसोसिएशन, ठीक है? यहाँ पर क्या लिख दे? एसोसिएशन। चलिए हम अब इस पे बात करेंगे। देखिए एसोसिएशन के कंडीशन में क्या है, इसको भी मिटा दें। देखिए अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर
ये पार्टिकल्स है, और ये क्या होगा कि ये जो है हमारे पास जुट रहा है ऐसे, काटने लगा इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। एन कण था, अब बड़ा है वो एन कण हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कहें कि जब t बराबर हमारे पास 0 था तो इसका कंसंट्रेशन हमारे पास क्या था, c था, तो ये हमारे पास 0 रहेगा। अगर हम कहें कि इसका अगर t बराबर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये c ये अपने आप को ऐसे डिसोसिएट कर रहा है, ये क्या बनेगा, c अल्फा बटा में n बनेगा। अभी समझ रहे बात को कैसे हुआ, मतलब ये हमारे पास टूट के ए सी अल्फा बना, ये हमारे पास सी अल्फा इधर आया, लेकिन सी अल्फा एक ही बना। समझ बात को, सी अल्फा जो हमारे पास है इस पूरा मतलब इसकी संख्या जो है टूट कर दिया, ये ऐसे दिया, ठीक है। तो मान 1 2 3 4 5 को ऐसे, तो ये सी अल्फा है, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा है, ये बहुत बड़ा सी अल्फा बन गया। इसकी संख्या कितना निकलेगा, तो 5 से भगन दे तब ना 1 भाई ऐसे निकलेगा। समझ रहे बात को, ये फॉर्म है, मतलब पार्टिकल की संख्या निकालने, ये तो ऐसा है। अब बात को समझिए, अब हम क्या कहें यहाँ पे, वही बात लगाते हैं, आई बराबर क्या होगा, एसोसिएशन के बाद टोटल मोल। अब बटा में क्या लिखेंगे, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। समझ रहे बात को। अब बात को समझिए, कितना हमारे पास हुआ, सी आई बराबर सी अल्फा प्लस सी अल्फा एन, बाटा में क्या लिखेंगे, सी वैसे ही कॉमन निकालिए फिर से। आइए बात को यहाँ पे फिर से कॉमन निकालते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सी कॉमन निकला, तो इधर क्या होगा 1 माइनस अल्फा, प्लस में क्या बचेगा, अल्फा बटा में एन। हाई तो हमारे पास सी ही लेके हाई वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो आई बराबर फिर से ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा में एन। समझ रहे बात को। फिर आइए बात इसमें से कॉमन निकालते हैं, फिर तो 1 माइनस अल्फा कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा में एन। ये वाला इधर गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा 1 माइनस 1 बटा में एन बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो हमारे पास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आई बटा में 1 माइनस, अगर हम इसको हम ऐसा बनाना भी चाहते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको गुना करना, इसको पलट के ऊपर भेज देना होगा। तो हम यहाँ पर यही हमारे पास क्या है, रिलेशन है आई और अल्फा में। समझ रहे बात को, यही क्या हमारे पास रिलेशन है आई और अल्फा में, लिख सकते हैं यही आई और अल्फा में रिलेशन है। आप लोगों को समझ करता हूँ तकलीफ ना हुआ होगा, ठीक है। चलिए हटा दे इसको। बात खोजने के लिए मेरे लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है, एंडिंग में नोट है। पहला नंबर क्या है कि अगर हमारे पास आई बराबर 1 होता है, ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब वो टूटेगा ना जुटेगा, समझ में बात को, वो जी में कितने में रहेगा, ठीक है। सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। समझ रहे बात को। अगर हम कहें कि दूसरा नंबर आई का मान जो हमारे पास है वो 1 से बड़ा हो गया है, तो मतलब याद रखिएगा सॉल्यूट क्या होगा, टूटेगा, सॉल्यूट डिसोसिएट होगा। अगर हम कहें तीसरा नंबर में अगर आई का मान जो है लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एसोसिएट होगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब जितना आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, जैसे आपको बताए थे कि डेल्टा टी एफ बराबर लिखे थे आप लोग को, देखिए लिखे थे के एफ, ठीक है, डब्ल्यू एम, ठीक है, गुना डब्ल्यू गुना 1000 ऐसे लिखे थे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई से गुना कर देना, मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दें, यहाँ पर लिखना आई के एफ एम, ये फार्मूला हो जाएगा। ए मतलब मोडालिटी, वैसे ही डेल्टा टी बी बराबर के बी एम।
जितना फॉर्मूला आप पढ़े हैं उसमें सब में आई जोड़ देना है, मतलब पाई बराबर और क्या होगा ICST हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला बनेगा है कि आपको बड़ा था कि P0 माइनस PS बटा में PS बराबर आपको क्या लिखे थे कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होता था, तो वहाँ पर भी आई आपको जोड़ सकते हैं आई। तो इस तरह से फॉर्म बनता है। तो ये आप लोगों को रहेगा या इसको मिटा दीजिए, आप इतना फॉर्मूला याद रखिए। और आप लोग को जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे कहिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। ये आप लोग का पार्ट खत्म हुआ, इसमें PDF जाएगा आप लोग को। PDF में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसको जितना आपको फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले पर सब पर क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। चलिए धन्यवाद।